अब ये बात जान गए जैसे लोग भी जान गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सरासर यहूदियों के मफाद ही काम कर रही है। तुम इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हो। जान गरे भी यहूदियों से नफरत करता है। यहूदियों से सिवाय यहूदियों के सब नफरत करते हैं, लेकिन इन्होंने दुनिया को इस तरह अपने काबू में कर रखा है कि कोई इनके खिलाफ जुबान नहीं खोल सकता है। उबैद, तुम अब तक इनसे बचे कैसे रहे? इस सवाल पर वो मुस्कुराया। इस जजीरे पर सिर्फ 5% सफेद फार्म है, 95% दूसरे लोग हैं। हम इनकी हमायत हासिल है। अहमद बर्बरी के बारे में कुछ पता चला? इस मरकजी जेल के तहत खाने में रखा गया है। कर्नल शेफर्ड ने उस पर सख्त तशद्दुद किया था, लेकिन वो अब आराम से है। सुना है उसका मुकाबला अलेक्टिक से होगा? नहीं, मैं बेसाख्ता बोल उठा। अलेक्टिक खतरनाक है। हम सब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ब्रादर, बहुत सारी जगहों पर मजबूर हो जाते हैं। हम अहमद बर्बरी को छुड़ा सकते हैं, लेकिन इस सूरत में जजीरे की इंतजामिया चौकस होकर हमारे खिलाफ निकल आएगी। इससे हमारे असल मंसूबों पर असर पड़ेगा। बहरहाल हमारी तरह इसका भी अल्लाह मालिक है। फिर भी हमें अहमद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मुकाबला कब है? सुना है 3 हफ्ते बाद जजीरे पर कोई बड़ा मेला लगने वाला है। दुनिया भर से दौलतमंद आएंगे, एक चैंपियनशिप भी होगी। अहमद और अलेक्टिक का मुकाबला इस ही में होगा। दोस्त, हमें अहमद को बचाना है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं इस नौजवान को ऐसे नहीं मरने दूंगा। अहमद इसका मुकाबला कर सकता है। मैंने उसे लड़ते देखा है। उसने जख्मी होने के बावजूद एवल जैसे देव को जिस तरह जेर किया था वो काबिल तारीफ है, लेकिन वो अलेक्टिक का मुकाबला नहीं कर सकता। वो इसके मुकाबले में ज्यादा मशाक फाइटर है। तुम क्या करोगे? मैं खुद अलेक्टिक से मुकाबला करूंगा। तुम पूरी तरह सेहतियाब नहीं हो। उबैद के लहजे में तशवीश थी। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूं। मेरे पीछे एक जासूस भी था, वो आगे गया है। इससे पहले कि वो ज्यादा मशकूक हो जाए, मुझे कस्बा वापस पहुंच जाना चाहिए। मैं गर्मजोशी से उबैद से गले मिला। इसका वो साथी एक तरफ नादम खड़ा था जिसने मेरे गले में फंदा डाला था। सूरज से वो इंडोनेशियाई लगता था। इसने अपनी जुबान में मुझसे मुआज़त की और मैंने उसका शानत थपक कर उसे यकीन दिलाया कि मेरे दिल में उसके खिलाफ गुबार नहीं है। जब वो और उबैद बिन सलाह झाड़ियों में गायब हो रहे थे तो मैंने साइकिल उठाई और सड़क पर आकर कस्बे की तरफ रवाना हो गया। 2 मिनट बाद में वही स्याफाम पस्ता कद मुझे कोई 200 गज आगे पैडल मारता जाता हुआ नजर आया। मैं इत्मीनान से उसके पीछे लगा रहा, हत्ता कि हम कस्बे में रेंट एक कार जा पहुंचे और वो मुझे अपने पीछे पाकर भूंजका रह गया था। तुम किधर था? उसने बेसाख्ता पूछा और जब मैंने तवज्जो नहीं दी तो खिसिया कर दुकान से चला गया। मैंने दुकान वाले से पूछा, अगर मैं साइकिल मुस्तकिल अपने पास रखना चाहूं तो तब तुम्हें 2 दिन बाद लाजमी इसे सर्विस के लिए लाना पड़ेगा। मैं ले आऊंगा, मैंने फौरन मान लिया। अगर तुम 2 दिन बाद साइकिल नहीं लाए तो आइंदा तुम्हें साइकिल नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने कहा और कागज पर साइन करके निकल गया। मैंने साइकिल पर ही जानगरे के पास जाने का फैसला किया था। एक शख्स ने मुझे वहां जाने के रास्ते के बारे में इतनी देर समझाया जितनी देर मुझे जाने में लगती। अब कि मैंने इंजन चलाने की बजाय खुद साइकिल चलाने को तरजीह दी। कितने अरसे से मेरी वर्जिश नहीं हुई थी, इस तरह यह भी हो जाती। दरहकीकत मैंने साइकिल ली ही इस मकसद के लिए थी। जजीरे की सतह ऊंची नीची थी और इस पर साइकिल चलाना आसान काम नहीं था। जाफाम और पस्तागत जासूस सांपने में हक पजानिब थे। एग्जेक्टिव लॉज से पहुंचते पहुंचते मेरी हालत इससे भी ज्यादा बुरी हो गई थी। पार्किंग में मुझे कार देखकर जाने दिया गया था। साइकिलों के लिए मखसूस पार्किंग में छोड़ी, इसका नंबर ज़हन नशीन किया और रास्ता पूछता जानगरे के अपार्टमेंट तक जा पहुंचा। जब एक इंडियन लड़की ने मुझे जानगरे के पास बालकोनी में पहुंचाया तो मुझे लगा कि 3 महीनों में कुछ भी नहीं बदला है। जानगरे अपने मखसूस स्टाइल में धूप सेंकते हुए मैनोशी में मसरूफ था। इसने दोबारा एक इंडियन लड़की हासिल कर ली थी। उसने मुझे बताया था कि इसे इंडियन औरतें अच्छी लगती हैं। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। हर शय दायरे में सफर करती है और अपने मकाम पर पहुंच जाती है। जिंदगी का सफर भी दायरा है, नामालूम से शुरू होकर नामालूम पर खत्म हो जाता है। उसे जाम बुलंद किया। जो चीज नामालूम है उसके बारे में ज्यादा सोचना लाहासिल होता है। हालांकि इसे ही सोचना चाहिए। एक बात बताओ, जब तुम सफर करते हो तो क्या अपनी मंजिल के बारे में नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचता? सभी सोचते हैं। तब इस सफर के खात्मे के बारे में क्यों नहीं सोचते कि हमारी मंजिल क्या होगी? लगता है आज तुम पर तसव्वुफ का दौरा पड़ा है। ऐसी बातें तसव्वुफ के बजाय हकीकत के तौर पर ली जाएं तो आदमी की जिंदगी आसान हो जाए। उसे सरी लाया, जब मैं रिटायर्ड होकर किसी गोशा तन्हाई में जा पढ़ूंगा तब इस मौजू पर पढ़ूंगा। हालांकि इस वक्त पढ़ने का फायदा क्या होगा? अब समझोगे तो शायद कुछ फायदा भी उठा लो। मैंने रेलिंग से टिककर गरूब होते सूरज की तरफ देखा। जैसे गरूब होते सूरज की रोशनी जरा देर की होती है।
یار مزہ نہ خراب کرو، چاندگرے نے اس بار اردو میں کہا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چاندگرے تم میرے دوست نہیں ہو، میرے پسندیدہ بھی نہیں ہو، لیکن مجھے اعتراف ہے میں نے تم جیسے لوگ کم دیکھے ہیں۔ کاش کہ تم اپنی زندگی ان منفی کاموں میں گزارنے کے بجائے کسی مثبت کام میں گزارتے۔ کبھی کبھی میں بھی یہی سوچتا ہوں، اس نے خلاف توقع کہا، لیکن میں اس راستے پر اتنا آگے نکل گیا ہوں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ صرف خیال ہے، واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہ راستہ اپنے ہاتھ سے بند کر چکا ہوں۔ اگر میں کوئی عام کارکن ہوتا تو اپنے معاہدے کی مدت مکمل کر کے آزاد ہو جاتا، لیکن اب میں آرگنائزیشن کے بڑوں میں شامل ہوں اور بڑے مرتے دن تک آرگنائزیشن کے اسیر رہتے ہیں، ہر لمحے ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ریٹائرمنٹ لے لو گے۔ ہاں، مگر ریٹائرمنٹ کا مطلب ہوگا آرگنائزیشن کے مقرر کردہ حدود میں زندگی گزارنا۔ مجھے کسی دور دراز جزیرے پر بھیج دیا جائے گا جہاں آرگنائزیشن کے جاسوس 24 گھنٹے میری نگرانی کریں گے۔ میں نے جتنا کمایا ہوگا وہ سب آرگنائزیشن کی تحویل میں ہوگا۔ جب آرگنائزیشن کے پاس میرا کھاتا ختم ہو جائے گا تو مجھے عالم بالا کی طرف روانہ کر دیا جائے گا اور میری جگہ اپنے آخری ایام جزیرے پر گزارنے کے لیے کوئی اور بڑا آ جائے گا۔ اس لیے ہم میں سے کوئی مرتے دم تک آرگنائزیشن سے ریٹائرڈ ہونے کی بات نہیں کرتا۔ میں دم بخود رہ گیا تھا۔ تب اس ساری جدوجہد کا فائدہ؟ چاندگرے تلخی سے مسکرایا۔ اختیارات اور اقتدار کا نشہ برا ہوتا ہے۔ آدمی ایک دن کی بادشاہت کے بدلے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے اب تک یقین نہیں آیا تھا، یعنی تم لوگ جو اتنے گناہ کرتے ہو، اتنے بے گناہوں کا لہو اپنے سر لیتے ہو، اس کا دنیا میں کوئی صلہ نہیں ملتا، پھر کیوں یہ سب کرتے ہو؟ پتہ نہیں، کم سے کم میں نے ایک بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جو آرگنائزیشن سے ریٹائرڈ ہو کر خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہو۔ اس نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، میں اکثر تمہیں کہتا ہوں نا کہ میں ریٹائرڈ ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، تو یہ میں خود کو دھوکہ دیتا ہوں۔ ورنہ مجھے معلوم ہے میں زندگی کے آخری لمحے تک آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ میرا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تب پھر کون ہے جو ان سارے دھندوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ چاندگرے نے جام خالی کر کے ریلنگ پر دے مارا، لیکن وہ ریلنگ پر لگنے کے بجائے نیچے چلا گیا۔ کون ہے جو ساری دنیا کو عذاب میں چونک کر فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ تم اتنا کھل کر بول رہے ہو، اس کا مطلب ہے ہماری یہ گفتگو کہیں اور سنی نہیں جا رہی ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ اس تپائی پر جو آلہ دیکھ رہے ہو نا، یہ نہ صرف کسی بھی جگہ ڈیوائس کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ اسے ناکارہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب تم اور تمہارے بڑے جانتے ہیں کہ فائدہ صرف یہودی اٹھا رہے ہیں، تب وہ اس دھندے کو کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان جب تک گلے تک نہ دھنس جائے اسے علم نہ ہوگا، اور جب اسے علم ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یوسف، مزے کی بات بتاؤں، میں نے کسی یہودی کو بھی خوش نہیں دیکھا۔ بے انتہا دولت اور دنیا پر خدائی اثر و سوخ ناؤز باللہ رکھنے والے یہودی بھی کسی نہ کسی عذاب یا پریشانی کا شکار ہیں۔ ہر وقت جلتے کڑتے رہتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اپنے پریشانیاں نشے اور حبس میں ڈبوتے ہیں۔ خوش کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جانگرے، میں نے خوش لوگ بھی دیکھے ہیں۔ ایبٹا آباد پاکستان کے ایک چھوٹے سے گھر میں مولوی سعد اللہ جان اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ بے حد خوش ہیں، اور ایک ڈرائیور تھا۔ ہمارا جمشید پیلس میں وہ ہمہ وقت ہنستا مسکراتا رہتا اور گاتا رہتا تھا۔ میں نے کبھی اسے سنجیدہ یا پریشان نہیں دیکھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا۔ یہی تو بات ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہی سب سے زیادہ مطمئن ہے، اسے کچھ چھن جانے کا خوف بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جانگرے، کراچی کا ایک عالم ہے۔ 10x10 کی کوٹڑی میں اس نے ساری زندگی گزار دی۔ اس نے ایسا ادارہ قائم کیا جہاں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، جس کا سالانہ خرچ کروڑوں روپے ہے۔ سپر ہائی وے پر اس عالم کے اربوں روپے کی زمین ہے جو اس نے ادارے کے نام کر دی۔ کبھی حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے؟ چاندگرے نے سر ہلایا۔ تم لوگوں کی خوش قسمتی کہ ایسا شخص تمہارے ہاں پیدا ہوا، اور ہماری بدقسمتی دیکھو ہم نے اسے مار دیا، میں نے تلخی سے کہا تھا۔ یہی تو تم لوگوں کی حماقت ہے، چاندگرے سوچ کر بولا۔ تمہارے ملک کو اعلیٰ دماغوں سے محروم کرنے کا منصوبہ مقامی بھی ہے اور بین الاقوامی بھی۔ اس کا مقصد ہے ہر ایسے شخص کو راہ سے ہٹا دو جو مقامی اور بین الاقوامی مفاد پرستوں کے لیے کسی قسم کے خطرے کا باعث بنے۔ چاندگرے، کیا تم نے کبھی سوچا کہ تم اس آرگنائزیشن سے جان چھڑاؤ؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سب کچھ ممکن ہے، میں نے اسے ترغیب دی۔ چاندگرے، تم خود کہتے ہو کہ دولت کی تمہارے پاس کمی نہیں ہے۔ کیا تم اتنی بڑی دنیا میں خود کو کہیں چھپا نہیں سکتے؟ اپنی باقی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے؟ شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو، میں نے سر ہلایا۔ چاندگرے، تم مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہو، میں اس کے لیے راضی ہوں، دل و جان سے راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے تمہارا تعاون درکار ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی تھی۔ یوسف، کیا تم سنجیدہ ہو؟ بے شک، تم مجھ سے کسی قسم کی بھی قسم لے لو۔ حالانکہ اتنا عرصہ میرے ساتھ رہ کر تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
लेकिन तुम्हें किस किस्म का ताउन दरकार है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैंने उसे टाल दिया। सबसे पहले तुम मुझे मेजर एडम के बारे में बताओ। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? यही कि वो जजीरे का सिक्योरिटी चीफ है और कर्नल शेफर्ड के बरक्स तुम्हारा दोस्त है। चांदगरे गौर करता रहा। आज रात वो डिनर करने यहां आएगा, उसने कहा। फिर मुझे मेजर एडम के बारे में बताने लगा। उसका ताल्लुक चीकोस्लोवाकिया से है। सोवियत दौर में वो आर्मी से फरार होकर फ्रांस आया था। इसने 10 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी और अब इस अहम तरीन मरकज का सिक्योरिटी चीफ है। चांदगरे ने मुझे खबरदार किया था कि वो अपने फराइज को अव्वलियत देने वाला शख्स है जो अपने बाप को भी कुर्बान कर सकता था। मैंने अपने कमरे में जाकर गौर किया। क्या मैंने जानगरे से ज्यादा ही खुलकर बात नहीं कर ली थी? नहाकर मैं वापस आ तो बालकोनी में जानगरे के साथ एक शख्स बैठा था। दोनों विस्की से शुगल कर रहे थे और कह के लगा रहे थे। जानगरे ने मुझे देखा। हो यूसुफ, मेजर एडम से मिलो, ये एक अजीम शख्स है। सख्त चेहरे और आम से नकोश वाले मेजर एडम में मुझे अजीम शख्सियत वाली कोई बात नजर नहीं आई थी। मुमकिन है वो अपने काम के लिहाज से अजीम हो। एक मेजर होते हुए इतने अहम मरकज का सिक्योरिटी चीफ बन जाना मामूली नहीं था। मैंने उसे हाथ मिलाया। जानगरे ने उसे सिर्फ मेरा नाम बताया था। उसने गौर से मुझे देखा। मैंने तुम्हारा शजरा सुना है, तुमने इलेक्ट्रिक को शिकस्त दी थी। मैं मुस्कुरा दिया। वो पुरानी बात हो चुकी है, अब ये हमारा साथी है, जानगरे ने जल्दी से कहा। आज ही ऊपर से इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आई है, लेकिन आज दिन भर एक शख्स मेरा ताक़ुब करता रहा। मैंने शिकवा किया। अच्छा, वो मसनूई हैरत के साथ बोला। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, तो अब इसे अपने इल्म में ले आओ। मैं इस बात को पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरा ताक़ुब करे। उसने हंसकर यकीन दिलाया कि वो आइंदा इसका ख्याल रखेगा। तुम फिक्र मत करो। डिनर के दौरान जानगरे और उसकी बातों से लग रहा था कि वो आपस में खासे बेतकल्लुफ हैं। जानगरे ने इससे कहा कि वो हफ्ते में एक बार डिनर इसके साथ किया करे। मुझे मंजूर है, लेकिन किस रात डिनर यहाँ करूंगा अब इसे नहीं बता सकता। आजकल मसरूफियात ज्यादा हैं फेस्टिवल की वजह से। हाँ, तकरीबन 1000 VVIP आएंगे। इनकी सिक्योरिटी भी देखनी है, इसके लिए प्लान कर रहा हूँ। टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री की सिक्योरिटी भी तुमने तैयार की है ना? मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है। हाँ, लेकिन ये सब मेरी जॉब का हिस्सा है। फैक्ट्री में सबसे अहम चीज वहां धमाका खेज मवाद की मौजूदगी है। इसे अलग से कहीं नहीं रखा गया है। यह तो खतरनाक है, जानगरे बोला। इसके लिए कोई अलग जगह होनी चाहिए। मैंने एक जगह रखा है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से पूरी फैक्ट्री तबाह हो सकती है। इस वक्त मैं निशिस्तगाह में एक तरफ बैठा बाज़ाहिर रसाला देख रहा था। देख यूं रहा था कि इस रसाले में सिर्फ देखने वाली अशिया थी, मगर मेरी सारी तवज्जो इन दोनों की गुफ्तगू पर मरकूज थी। जानगरे ने एतराज किया, मगर जजीरे पर और कौन सी महफूज जगह है? अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? इस जगह से सिर्फ मैं वाकिफ हूँ। C4 आते ही मैं उसे अपनी तहवील में ले लेता हूँ और जब उसकी जरूरत होती है तो मतलूबा मिकदार में फैक्ट्री को मुहैया करता हूँ। जानगरे आहिस्ता से बोला, एडम, क्या कभी तुमने सोचा है कि ये धमाका खेज मादे वाले खिलौने कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनका शिकार कौन होता है? मैंने कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ। जानगरे ने कहा, मत सोचा करो। क्यों नहीं सोचूं? जानगरे यकदम जज्बाती हो गया था। मेजर, तुमने देखा कि ये सारा जुल्म हम करते हैं और उसका फायदा दूसरे उठाते हैं। हमारे हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियां हैं और दूसरे हमारी मेहनत पर आयाशी कर रहे हैं। हम अपने घरों से और प्यारों से दूर पड़े हैं। ये तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इस सिस्टम से फरार तो नहीं हो सकते, इसलिए जो काम है वो करते रहो, सोचो मत। जानगरे, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मशवरा है इस किस्म की बातें किसी और के सामने हरगिज मत करना। नशे में शायद इन्हें एहसास भी नहीं था कि मैं इनकी बातें सुन रहा हूं, इसलिए वो खुलकर बात करते रहे। अलबत्ता मेजर एडम को फिर भी इतना होश था कि उसने इस जगह के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा जहां वो धमाका खेज मादा जखीरा करता था। अगले रोज मैं सुबह निकला, साइकिल पर कस्बे तक गया। हस्बे मामूल स्यारो पस्ता कद शख्स मेरे पीछे था। जासूसी के लिए वो नाअहल और नामौजू शख्स था, क्योंकि वो नुमाया हो जाता था। तंबाकू वाली दुकान तलाश करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैंने अंदर जाकर जानगरे के पसंदीदा क्यूबन सिगार तलब किए। वो मुझे निकाल कर दिखाने लगा। मैंने वुड पे पसंद किए और अपना कार्ड निकाल कर उसे पेश किया। उसे नंबर देकर इंदराज कर लिया। मुझे उबैद सलाह के लिए एक पैगाम भिजवाना है, मैंने आहिस्ता से कहा। इस वक्त दुकान में और कोई नहीं था। उसने यूं जाहिर किया जैसे मेरा जुमला सुना ही ना हो। वो डिब्बे उठाकर वापस शेल्फ में रखने लगा और मैं मुंतजिर रहा कि मुझसे पैगाम पूछे। वो वापस आया और आहिस्ता से कहा, क्या पैगाम है? उसे कहना कि उसे जिस शय की तलाश है उसे मेजर एडम अपनी जाती तहवील में किसी नामालूम मकाम पर रखता है। उसे सर हिलाया, पैगाम पहुंच जाएगा। आइंदा कोई पैगाम हो तो शाम के वक्त आना। मैं डिब्बे उठाकर दुकान से निकल गया। दोपहर के खाने तक मैं कस्बे में रहा, फिर साइकिल वाली दुकान पर गया। उसने साइकिल का मुआयना करके मजीद 2 दिन के लिए मेरे हवाले की।
मैंने एक चक्कर कस्बे से बाहर साहिल की तरफ जाने वाली सड़क का लगाया और साहिल से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ता वापस आया। ये कस्बे का नंगा बीच था। अपार्टमेंट आकर मैंने सिगार के डिब्बे जानगरे के हवाले किए तो वो खुश नजर आने लगा। ये तुम मेरे लिए लाए हो? जाहिर है फिलहाल यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके लिए मैं बाहर से कुछ ला सकूं। शुक्रिया। और तुम्हारे लिए एक अहम इत्तला है, मुमकिन है तुम्हें आने वाले फेस्टिवल में कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी जल्दी भी नहीं है। मैंने 2 रोज बाद कस्बे का चक्कर लगाया, तंबाकू वाली दुकान के सामने से गुजरा लेकिन अंदर नहीं गया। ऐसा रंग पस्ता कामत मेरे पीछे नहीं था लेकिन कोई ना कोई निगरानी कर रहा था। मैंने एक चक्कर जिम्नाजियम का लगाया, हल्की सी एक्सरसाइज की। एक जिम्नाजियम और स्विमिंग पूल एग्जेक्टिव लॉज में भी था लेकिन वहां सिर्फ जानगरे जैसे रुतबे के आदमी जा सकते थे। जानगरे से बात करने के बाद मैंने बाकायदगी से जिम्नाजियम जाने का फैसला किया। न जाने मुझ पर कौन सी जिम्मेदारी डालती जाती। दूसरे मुझे इलेक्ट्रिक और अहमद बरबरी के मुकाबले का भी ख्याल था, अगरचे मैं इस मुकाबले के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था। इलेक्ट्रिक क्या मैं शायद किसी आम फाइटर से भी मुकाबला नहीं कर सकता था। पहले ही दिन जिम्नाजियम में एक्सरसाइज करके मेरी हालत खराब होने लगी थी, मगर दूसरे तीसरे दिन निस्बतन आसानी से वर्जिश करने लगा। 1 हफ्ते बाद मैं कस्बे गया, साइकिल वाले को इत्मीनान करवाया और फिर तंबाकू वाले की दुकान पर आया। तुम्हारे लिए एक पैगाम है क्या? मैंने बेताबी से पूछा। पैगाम है, मुलाकात के लिए उसी जगह पहुंचाओ। मैं समझ गया कि उबैद बिन सलाम मुझे मुलाकात के लिए उसी जगह बुलवा रहा है जहां पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। किस वक्त? उसी वक्त और उसी दिन, उसने जवाब दिया। यानी 2 दिन बाद मैंने सोचा और दुकान से बाहर आ गया। मैं साइकिल पर सड़क से गुजर रहा था कि सामने से जानगरे जीप में आता दिखाई दिया। उसने जीप रोक दी। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, सोचा है जरा स्विमिंग कर लूं, इसके बाद लंच करूंगा, मेरे साथ आओ। और ये साइकिल? मैंने पूछा। दफा करो इसे, यहीं छोड़ दो, वो बेजारी से बोला। मैंने साइकिल फुटपाथ से टिका कर खड़ी की और जीप में आ बैठा। कहाँ जाना है? आज तुम्हारे एक पुराने दोस्त के मुकद्दर का फैसला होना है। क्या मतलब? मेरा दिल धड़क उठा था। वही जिसके लिए तुमने मेरी गर्दन दबाई थी, उसका लहजा सहरीला था। अहमद बरबरी में साख्ता बोला। उसने सर हिलाया। उसने फरार की कोशिश की थी मगर फिर पकड़ा गया। चैनवा कन्वेंशन उसे यह हक देता है। बको मत, वो कोई जंगी कैदी नहीं है, एक मुजरिम है। उसे हुर्रियत पसंद कहना ज्यादा मुनासिब होगा। आओ देखते हैं तुम्हारी हुर्रियत पसंद को। उसने जीप एक इमारत की पार्किंग में रोकी। हम अंदर गए। एक सफेद फाम मुअम्मिर शख्स ने जानगरे का इस्तकबाल किया। जान कैंडी आ गया है, जानगरे ने उससे पूछा। अजैबल जज आ चुके हैं, उसने जवाब दिया। जानगरे मुझे लेकर एक छोटे से कोर्टनुमा कमरे में पहुंचा। वहां पर जज की कुर्सी पर जान कैंडी बैठा था। इसके नाम की तख्ती भी लिखी थी। जानगरे ने उसे ताजीम दी और अकबी कुर्सियों पर बैठ गया। मैंने उसे सरगोशी में दरियाफ्त किया, इस नाम निहाद अदालत की क्या जरूरत है जबकि तुम लोग अहमद बरबरी को सजा देने का फैसला कर चुके हो? इंसाफ के तकाजे पूरे करना जरूरी है। इस बात पर मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। तुम लोग इस लफ्ज के मफहूम से भी नावाकिफ हो, मैंने दिल में कहा। इसीलिए मैं मुलजिम अहमद बरबरी की आमद का ऐलान हुआ। वह जंजीरों में जकड़ा 2 गार्ड्स के हमरा आया था। वो बेहतर सेहत और तरोताजा चेहरे की वजह से पहले से बेहतर लग रहा था। पास से गुजरते हुए उसने मुझे देखा और शनासा अंदाज में मुस्कुराया था। मुझे जरा ताज्जुब हुआ क्योंकि मैंने अहमद बरबरी को 2-3 बार जरूर देखा था लेकिन उसने मुझे आज तक नहीं देखा था। इसे ले जाकर मुलजिमों वाले कटहरे में खड़ा कर दिया गया। इसके अंदाज में एक मखसूस लापरवाही थी। जब जज ने उसे फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई तो नाखून से अपने दांतों में खलाल कर रहा था। उसने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया, इस वक्त भी नहीं जब उसे सजाए मौत सुनाई गई थी। अलबत्ता सजाए मौत सुनाए जाने के बाद उसने हकारत से फर्श पर थूक दिया। जानगैंडी के चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार नमूदार हुए थे मगर वो इससे ज्यादा इसके साथ क्या कर सकता था। उसने चिल्लाकर गार्ड से कहा, इसे ले जाओ और उस सजाए मौत की तकमील तक इसे कैद तन्हाई में रखो। अहमद बरबरी ने एक बार फिर चज कर रुक करके फर्श पर थूका और कटहरे से निकल आया। गार्ड्स उसे दुरुस्ती से खींच कर ले जाने लगे। मैं और जानगरे भी उठकर बाहर आ गए। मैंने उसे पूछा, जब यह बात तय है कि इसे सजाए मौत ही जानी है तो तुम लोग इसे अदालत में क्यों लाए? तुमने देखा वो तुम्हारी अदालत को जर्रा बराबर अहमियत देने के लिए तैयार नहीं था। इससे क्या फर्क पड़ता है? जानगरे लापरवाही से बोला। क्योंकि होना वही है जो तुम लोग चाहते हो, मैंने तंज किया। तुम चाहो तो ऐसा क्या ही लो। वैसे मैं जाती तौर पर अब ऐसा नहीं समझता, वो धीमे लहजे में बोला। पिछले दिनों तुमने कहा था कि तुम मेरा ताउन चाहते हो, इससे तुम्हारी क्या मुराद थी? जानगरे, तुम अहमद बरबरी को बचाने की कोशिश करो, ये मेरे इख्तियार से बाहर है। उसने नफी में सर हिलाया। तब इस मामले में मेरी मदद करो। वो किस तरह? देखो, अहमद बरबरी मेजर एडम की तहवील में है। वो चाहे तो इसे फरार करा सकता है। एडम कभी इस पर रजामंद नहीं होगा, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं।
ہم اسے مجبور کر سکتے ہیں۔ چانگرے چونکا، وہ کس طرح؟ میجر ایڈم کے پاس دھماکہ خیز مادے کا ذخیرہ ہے، اگر یہ ذخیرہ اس کی تحویل سے غائب ہو جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ بہت برا، اسے فوراً برطرف کر دیا جائے گا۔ لیکن تم کیسے جانتے ہو؟